तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें जोंग वू को दिखाया जाता है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है और अपनी एक पेशेंट जो कि उसकी बहन भी है उसकी मेडिकल हेल्थ पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है। वो बताती है कि आज से चंद साल पहले योंग सू की मॉम मर गई थी जिसका उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, साथ ही उस पर पढ़ाई का भी स्ट्रेस था। इसी वजह से उसकी मेंटल हालत काफी खराब हो गई। उसे बीमारी क्या थी ये जानने के लिए उसका MRI किया जाता है। वो बेड पर लेट जाती है, बाहर से जोंग वू और सभी डॉक्टर्स उसे ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, लेकिन एकदम से उस रूम की लाइट फ्लिकर करती है और योंगजू वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर सभी डॉक्टर्स डर जाते हैं और 2 डॉक्टर्स उस रूम में उसे चेक करने के लिए जाते हैं। तो यहीं पर कोई ना दिखने वाली पावर सभी डॉक्टर्स को उठाकर दूर दीवार पे फेंक देती है और अगले ही पल हमें योंगसू एक खौफनाक हुलिये में खड़ी दिखाई जाती है। अब सीन कट होकर हमें डीमन हंटर्स की टीम को दिखाया जाता है जिसमें 3 लोग हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इनका लीडर बावू, उसका मैनेजर किम और एक लड़की जिसके अंदर डीमंस को भगाने की ताकत है। इनके पास अभी एक क्लाइंट आता है जिसकी बेटी अभी कुछ दिन पहले ही गायब हो गई थी और वो लड़की ऐसी नहीं थी कि वो अपना घर छोड़कर जाए। पुलिस के साथ साथ कई डिटेक्टिव्स ने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन जो कोई भी उसे ढूंढने के लिए निकलता है अजीबोगरीब एक्सीडेंट के चलते मारा जाता है। अब बाबू ये केस लेने को मान जाता है और जो बंदा ये केस उसके पास लेकर आया था वो बाबू को वार्न करता है कि सब कुछ बहुत ध्यान से करना क्योंकि इस केस में बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। इस टाइम टीवी पर भी एक न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि कोरिया में बहुत ही अजीब तरीके से आए दिन लोगों का मर्डर हो रहा है जिसके किलर का कुछ पता नहीं। जहाँ पर लोग मारे जाते हैं वहाँ पर अजीब रिचुअल की चीजें देखने को मिलती हैं और कुछ लोग अजीब हरकतें करते भी दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि CCTV में एक आदमी को भी नोटिस किया गया था जिसने मासूम लोगों को मारा और फिर CCTV में देखा। इस टाइम उसकी आंखें किसी डीमन की तरह काली थी और पुलिस की पूरी टीम भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद उसका पता नहीं चला पाई थी। पुलिस भी अब इन चीजों से परेशान होकर यहाँ पर फादर को बुला लेते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्राइम आज से पहले कभी नहीं देखा कि जिसका सुराग ही ना मिले। फादर बताते हैं कि तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है, जो भी लोग ये मर्डर कर रहे हैं वो एक डिमोनिक कल्ट का हिस्सा है। जिस कल्ट के लोग अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए डीमन को बुलाते हैं, उसे मासूम इंसानों की कुर्बानियां देते हैं जिसके बदले वो उससे ताकत या दौलत लेते हैं। अब सीन कट होकर हमें बाबू को दिखाया जाता है जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने निकला है, यानी उसी लड़की को ढूंढने के लिए निकला है। वो एक अजीब सी बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पर बहुत से यंगस्टर्स अजीब हालत में थे। बाबू यहाँ एक लड़की को कुछ पैसे थमाता है और उनसे कल्ट ग्रुप का पता चला लेता है कि कहाँ पर कुछ लोग बैठकर अजीबोगरीब रिचुअल करते हैं। यह हॉल इसी बिल्डिंग के अंदर था जिसके बाहर गार्ड्स भी खड़े थे। बाबू इन सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हुए अंदर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक डिमोनिक रिचुअल चल रहा था और जिस लड़की को ये लोग ढूंढने आए थे उसे एक बहुत बड़े डिमोनिक हाथ के स्टैचू पर लेटाया गया था जिसके जरिए ये लोग डीमन को बुला रहे थे। इस पूरे कल्ट ग्रुप में एक आदमी वही था जिसे न्यूज में दिखाया भी गया है। यहाँ बाबू इन कल्ट के मेंबर्स से लड़ने लग जाता है जबकि शेरन बाबू की ग्रुप की वो लड़की जो डीमंस को भगाने की ताकत रखती है वो इस लड़की के ऊपर अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देती है, यानी डीमन को निकालने का प्रोसेस शुरू कर देती है। शेरन जब उस लड़की के सर पर हाथ रखते हुए कुछ पढ़ती है तो एकदम से उसकी भी आंखें सफेद पड़ जाती हैं। अब वो डीमन जो उस लड़की के अंदर था उसको भी तकलीफ होना शुरू हो गई थी। इस मासूम लड़की की आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और बाबू का मैनेजर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इसी सब के दौरान वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जितने भी कल्ट के मेंबर्स थे उन सबके कान के पीछे या गर्दन के पीछे एक ही किस्म का टैटू बना हुआ था और इस टैटू को भी वो रिकॉर्ड कर लेता है क्योंकि इस टैटू का इस सारे केस से गहरा ताल्लुक हो सकता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि शेरन के एक्सॉर्सिज्म की वजह से वो लड़की आखिर तड़प तड़प कर बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो शेरन उन्हें खुशखबरी देती है कि इसके अंदर से डीमन पूरी तरह चला गया है क्योंकि डीमन ने अभी उस पर पूरा कब्जा नहीं बनाया था और अब ये लड़की डीमन की पावर से आजाद थी, यानी इनका ये मिशन कंप्लीट हो चुका था। अब अगली सुबह हमें मालूम होता है कि बाबू को इस केस से जो पैसे मिले थे उसके जरिए वो एक ऑर्फनेज खोलना चाह रहा था जहाँ पर बिन माँ बाप के बच्चे रहेंगे। उसे उन बच्चों का इतना ख्याल इसीलिए था क्योंकि उसके भी मॉम डैड नहीं थे और वो भी एक ऑर्फनेज में रहता आया था। अब सीन कट होकर हमें दोबारा से साइकियाट्रिस्ट जोंगवू को दिखाया जाता है जो अपने लीड डॉक्टर को अपनी बहन की कंडीशन दिखाती है और बताती है कि उसका प्रॉब्लम अब मेंटल प्रॉब्लम से कहीं आगे है। उसे अपनी बहन का मामला एग्जॉर्सिज्म वाला लग रहा है, लेकिन इस हॉस्पिटल में एग्जॉर्सिज्म करना अलाउ नहीं था। इसीलिए डॉक्टर फादर उसे बाबू के बारे में बताते हैं जिसकी टीम डीमन हंटर के तौर पे काम करती है और उसकी मदद कर सकती है। यहाँ दिखाया जाता है कि बाबू के पास इस टाइम उसका मैनेजर और शेरन थे जो उन कल्ट मेंबर्स के जिस्म पर बने टैटूज के बारे में बात कर रहे थे। बाबू को मैनेजर को ये भी खबर मिली थी कि आए दिन ऐसे टैटूज वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी है और शेरन बताती है कि ये टैटूज वाले लोग पूरी तरह इंसान नहीं है। कहने का मतलब उसका यही था कि वो डीमन कल्ट का हिस्सा है। अभी बाबू इन्हीं चीजों को लेकर परेशान नहीं हो रहा था
कि डॉक्टर जोंग वो यहाँ पर आ जाती हैं। वो बाबू से मदद चाहती थी, लेकिन बाबू को जब ये पता चलता है कि उसे यहाँ पर डॉक्टर फादर ने भेजा है तो वो उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। जोंग वो थोड़ा सा उदास हो जाती है और जाते जाते बाबू से कहती है, मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि इस पेन ड्राइव में मेरी बहन की फुटेज है, आप जरा उसे देख लें। जोंग वो अब हॉस्पिटल वापस आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी बहन तो रूम में थी ही नहीं। जोंग वो भागकर अपनी बहन के कमरे में जाती है तो एकदम से उसकी बहन उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और ऐसे जोंग वो भी उससे डर जाती है। अब जोंग वो मुड़कर बेड पर देखती है तो उसकी बहन आराम से बेड पर लेटी हुई थी, कुछ इस तरह से कि जैसे वो यहाँ से हिली भी ना हो। इन सारी सिचुएशंस के बाद एक और मर्तबा जोंग वो फादर डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसकी बहन की हालत तो बिगड़ती जा रही है और डीमन हंटर्स ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया है। यहाँ फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि बाबू ने अपने मैनेजर और शेरन दोनों की ही जान लूसीफर डीमन से बचाई थी, जिसके बाद से ये लोग एक साथ काम करने लगे थे और लोगों की मदद करने लगे थे। यहाँ बाबू को बताए बगैर शेरन और मैनेजर दोनों मिलकर योंगसू के वीडियो क्लिप्स देखने लग जाते हैं और ये देखकर तो वो वाकई डर गए थे। उसकी हरकतें बहुत ज्यादा अजीब थी। वो घर में क्रॉल कर रही थी, कभी वो उल्टे कदमों चलती थी तो कभी वो पोसेस हालत में एकदम से अपनी बहन के पास आ जाती थी। साफ जाहिर था कि वो पोसेस है, उसके ऊपर किसी ताकत का कब्जा है। अभी वो लोग ये फुटेज देख ही रहे थे कि यहाँ पर बाबू भी आ गया और बाबू ने देखा कि वो लड़की किस तरह खुद किसी के असर में आकर अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रही है। उसने अपने गाल पे कट भी मारा था। ये लोग अगली फुटेजेस देखते हैं और पता चलता है कि जब योंगसू को हॉस्पिटल पे लेकर जाया गया तो किसी भी किस्म के इलाज ने उसके ऊपर कोई भी तब्दीली नहीं की। ये लोग अब योंगसू के घर की फुटेज देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि पिछले कई महीनों से जितने भी लोग योंगसू के घर पे आ रहे थे उन सबकी गर्दनों पे वही कल्ट वाला टैटू था। उन्हें पता चल गया कि योंगसू के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उन कल्ट का ही हाथ है। इस कल्ट के बारे में बात करते हुए उसे अपना पुराना दोस्त याद आ जाता है जो उसके साथ भाइयों की तरह ऑर्फनेज में रहता था। उसके अंदर भी डीमन को भगाने की पावर्स थी और कुछ और पावर्स भी जिनसे ऑर्फनेज के बच्चे बहुत ज्यादा डरने लगे थे। इसी वजह से उस लड़की को ऑर्फनेज से निकाल दिया गया था। ऑर्फनेज से निकलने के बाद जब जिंदगी की मुश्किलें उस पर आई तो उसके अंदर की अच्छाई खत्म होने लगी। जिंदगी आसान करने के लिए उसने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया और उनसे डीमन को बुला लिया, जिसको सोल देने के बदले उस लड़के ने बहुत सारी दौलत और पैसे मांगे और डीमन मान भी गया। उसने ऑर्फनेज के सभी बच्चों और नंद को डीमन के हाथों मरवा दिया। उस टाइम बाबू भी वहाँ था, जो किसी करिश्मे की तरह जिंदा तो रह गया लेकिन वो उनमें से किसी और को ना बचा सका। बाबू आज तक अपने ऑर्फनेज के फादर से भी इसीलिए नाराज था और खुद भी सालों से इस गिल्ट में था कि वो ऑर्फनेज के बच्चों को ना बचा सका और अब वो उस डीमन लूसीफर से बदला लेना चाहता है। उसे लगा कि वो कल्ट भी इसी डीमन को पूछ सकता है, तो इसीलिए वो अब योंगसू का केस भी लेने को तैयार हो जाता है। खैर अब बाबू और उसकी टीम जाती है जोंगवू के पास और उसे एक क्लिप दिखाती है उसी की सीसीटीवी फुटेज का, जिसमें साफ दिख रहा था कि योंगसू के पीछे कोई और डीमन है जिसने पूरी तरह उसके अंदर अपनी जड़ें जमा ली हैं। यहाँ वो लोग जोंगवू को ये भी दिखाते हैं कि वो पिछले कई महीनों से ना जानते हुए भी डीमन के कल्ट के लोगों से जुड़ी हुई है। यहाँ तक के हॉस्पिटल के अंदर भी योंगसू के पास कई मर्तबा वो कल्ट के लोग आए थे। शैनन बताती है कि कल्ट के ये लोग जिन्हें कल्ट अपना गार्ड मानते हैं वो उनके रिचुअल के दरमियान में आने वाले लोगों को मार डालते हैं। और शेरन इन्हें एक और खौफनाक हकीकत ये बताती है कि कल्ट के ये मेंबर इंसान नहीं होते, इन्हें इंसान और डीमन का एक मिक्स कहा जाना ज्यादा ठीक है। इनका काम होता है अपने कल्ट के लिए शिकार ढूंढना, उन मासूम सोल्स को ढूंढना जिन्हें ये डीमन को दे सकें और फिर अपनी ताकत वाली एक डिमोनिक, एक शैतानी दुनिया बना सकें। ये सब बातें बताने के बाद ये लोग अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करना चाहते थे। जोंगवू उन्हें योंगसू के कमरे में लेकर जाते हैं, जहाँ पर शेरन उसे अजीब तरीके से देखती है और उसका सर पकड़ते हुए उसका एक्सोर्सिज्म शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर डिमोनिक ताकतें इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने योंगसू को ऊपर उठा लिया और उसका पेट भी जाकर दूर हुआ, जिसे बाबू ने पकड़ लिया। हालांकि योंगसू शेरन के हाथ से काफी दूर हो गई थी, लेकिन शेरन फिर भी अपने मंत्र पढ़ते जा रही थी, जिसकी वजह से डिमन आखिर उसे नीचे गिरा देता है और बाबू दोबारा उठाकर उसे बेड पे लेटाता है। शेरन दोबारा उसके सर पे हाथ रखकर अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। इस मर्तबा उसके इन मंत्रों से डीमन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो शेरन के ऊपर ही अटैक करता है। शेरन की आंखें एकदम से सफेद पड़ जाती हैं और शेरन उठकर उड़ते हुए दूर दीवार पर जाकर लगती है। सिर्फ शेरन ही नहीं, अगले ही झटके में इस डीमन ने बाकी सब लोगों को भी यहाँ से उठाकर दूर फेंक दिया था। ये लोग जब खड़े होते हैं तो देखते हैं कि योंगसू यहाँ थे ही नहीं। फौरन ये लोग सीसीटीवी कैमरास चेक करने जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि योंगसू कमरे से बाहर निकल गई थी और बाहर जाते ही उसने इस असाइलम में मौजूद सभी पेशेंट्स को आजाद कर दिया था ताकि वो डीमन हंटर्स की टीम को बाहर जाने से रोक सकें। यहाँ पर जोंगवू जब अपनी बहन को बचाने के लिए जाती है तो देखती है कि योंगसू सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी हुई थी और उसके पास जाते ही वो बेहोश होकर उसके हाथों में ही गिर जाती है। बाबू और उसकी टीम भी भागकर यहाँ आ जाते हैं
और शेरन बताती है कि योंगसू के ऊपर जिस डीमन ने कब्जा किया हुआ है उसका नाम वो नहीं जान पाई और बगैर नाम जाने एक्सोर्सिज्म करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। डीमन ने अपनी जड़ें योंगसू के अंदर जमा ली थी और फौरन एक्सोर्सिज्म करना जरूरी था, जिसके लिए डीमन का नाम जानने के लिए शेरन उनसे कहती है कि हमें उसी घर में जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। थोड़ी ही देर में ये लोग जोंगवू के घर पहुंच जाते हैं। जाते ही ये लोग सारे सीसीटीवी ऑन कर देते हैं और घर के सभी खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान बंद कर देते हैं या कह लें कि सील कर देते हैं। योंगसू को चेयर पे बांध कर बिठा दिया जाता है और उसके गिर्द नमक के 2 दायरे बना दिए जाते हैं। शेरन बताती है कि एक्सोर्सिज्म का ये प्रोसेस 6 स्टेजेस में होगा। इस सब के दौरान जोंगवू को योंगसू की हालत को देखते रहना है कि कहीं उसकी इंसानी बॉडी मरने तो नहीं वाली या वो ज्यादा दर्द तो नहीं सह रही। और इन 6 के 6 स्टेजेस के दौरान शेरन को उस डीमन का नाम जानना है जिससे ये एक्सोर्सिज्म पूरा होगा। शेरन अपना पहला स्टेप शुरू करती है और यहाँ पर कुछ स्पेल्स पढ़ते हुए उसके सामने लोहे की एक चीज ले आती है जो योंगसू के आते ही टेढ़ी पड़ने लग गई और इससे साबित हुआ कि वो डीमन बहुत ज्यादा तेज है। शेरन ने कहा कि उसकी ताकत का इतना यहाँ पे होना इस चीज की अलामत है कि उस कल्ट के बहुत सारे मेंबर्स यहाँ कहीं छुपे हुए होंगे। ये सुनकर बाबू पूरे घर में फिर जाता है और ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर उन सारे कल्ट के मेंबर्स को मारने लग जाता है। यहाँ बाबू उन कल्ट के मेंबर्स को मार रहा था तो अंदर शेरन दोबारा अपना रिचुअल शुरू कर चुकी थी, जिस रिचुअल से अब ये जमीन तक हिलने लगी थी। डीमन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शेरन ये सब करे। उसका ध्यान भटकाने के लिए वो अपनी ताकत से शेरन का हाथ भी चला देता है। शैतान शेरन को मारने के लिए उसके करीब भी आना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो नमक का घेरा बनाया गया था उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो डीमन यानी योंगसू एकदम से खड़ी हो जाती है तो शेरन उसे मंत्र पढ़ते हुए वापस बिठाती है। अब यही डीमन शेरन का ध्यान योंगसू से भटकाने के लिए उसी की बहन को पोजेशन में ले आता है। उसकी खराब हालत को देखते हुए शेरन पहले उसकी तबीयत को संभालने लग जाती है और तब उसे अपनी पावर्स से पता चलता है कि ये घर पहले से ही कर्स्ड है। इस घर में सिर्फ ये डीमन नहीं जो इस टाइम योंगसू के अंदर है, पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस घर में नेगेटिव एनर्जीज को रखे हुए थी। शेरन को एक दीवार का पता चलता है जिसके ऊपर अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई थी। इससे पहले कि वो पढ़ लेती, बाबू उसे ये सब पढ़ने से मना कर देता है क्योंकि ऐसा करने पे वो भी डीमन के कब्जे में आ सकती थी। ये सब लोग अब योंगसू के पास खड़े थे और शैतान यहाँ पर बाबू को अपनी सच्चाई बता देता है। वो अपना नाम बता देता है कि मैं वही लूसीफर डीमन हूँ जिसने तुम्हारे ऑर्फनेज के सारे बच्चों को मारा था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी ऑफर कबूल कर लो, मेरे साथ मिल जाओ, मेरा कहना मानने लगो, तो मैं तुम्हें इमोर्टल बना दूंगा, जिसके बाद तुम कभी मरोगे ही नहीं। जिस टाइम बाबू ये सारी बातें सुन रहा था, हकीकत में हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम वो शैतान के पोजेशन में आकर शेरन का ही गला दबा रहा था। अब डीमन अपनी ताकत से यहाँ की सभी चीजों को जमाने लग जाता है। ठंड बढ़ जाती है और इन लोगों की हालत खराब होने लगती है। एकदम से शेरन की भी तबीयत बिगड़ती है और अगले ही सेकंड हम शेरन को डीमन की दुनिया में देखते हैं। वो शेरन को अपनी दुनिया में उससे बात करने के लिए लेके आया था। वो शेरन को बताता है कि योंगसू उसकी दुनिया में बहुत ही आराम से है, इसीलिए वो उसे यहाँ ले आया था। कुछ देर में शेरन इस दुनिया से बाहर निकल आती है और असली दुनिया में योंगसू से दोबारा डीमन का नाम पूछती है, क्योंकि पहले जो डीमन ने अपना नाम बाबू को बताया था वो सिर्फ उसे धोखा देने के लिए, ट्रिक करने के लिए बताया था, वो उसका असल नाम नहीं था। इसके बाद डीमन एक और खेल खेलता है। वो योंगसू की आवाज में यहाँ बहुत ही इमोशनल होकर जोंगफू को बुलाता है तो वो भी उसके गिर्द बना नमक का ये सर्कल पार करते हुए अपनी बहन के पास चली जाती है। ऐसे उस सर्कल का असर टूट जाता है और डीमन जल्दी से उस नमक को अपने इर्द गिर्द से उड़ा देता है और आजाद हो जाता है। अब क्योंकि वो आजाद हो गया था तो सबसे पहले वो यहाँ के लोगों को उठाकर दूर पटकता है और योंगसू को लेकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर अब अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह बाबू के मैनेजर को कोई अजीब सी ताकत आसमान में उठा लेती है। इन लोगों के ऊपर चीजें आने लगती हैं और तब बाबू को समझ आता है कि उस डीमन के अलावा भी इस घर में बहुत कुछ अजीब चल रहा है। जोंगवू को बाबू की ये बात सुनते ही एक बात याद आती है कि जिनसे उसने ये घर खरीदा था, उसने कहा था कि इस घर के बेसमेंट में कुछ बड़ी बड़ी चीजें हैं। जोंगवू को ये भी याद आता है कि उन लोगों की गर्दन पे भी वही कल्ट वाले निशान थे। ये बात जैसे ही वो बाबू को बताती है तो बाबू फौरन बेसमेंट में जाता है। दूसरी तरफ बाकी सब लोग मिलकर अब योंगसू को देख रहे थे, जो इन्हें ड्राइंग रूम में छत से लटकी नजर आती है। उसकी आंखें भयानक काली हो रही थी और पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। वो भयानक दिख रही थी और इन लोगों के कहने से नीचे भी नहीं आ रही थी। फाइनली अब हमें दिखाया जाता है कि बाबू जिस बेसमेंट में गया था वहाँ पे कल्ट के बहुत सारे मेंबर्स थे जो रिचुअल कर रहे थे। इसीलिए तो इस घर के अंदर शैतान की यानी डीमन की पावर्स इतनी ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर उसे पूजा जा रहा था, उसके लिए रिचुअल्स किए जा रहे थे। वायु अब बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर एक के बाद एक इन कल्ट के लोगों से लड़ना शुरू कर देता है और आखिर वो इंसान भी उठ खड़ा होता है जो इन सब को लीड कर रहा था, यानी ये सारा रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। वो बाबू का मुंह पकड़कर कुछ पढ़ता है जिसकी वजह से बाबू भी पोजेस होने लगता है। उसके ऊपर भी डीमन की पावर कब्जा करने लग जाती है, लेकिन बाबू गॉड को याद करता है और अपने आप को होश में लाकर
उसी पर हमला करके आखिर उन सभी को खत्म कर देता है। इधर दूसरी तरफ दोबारा शेरिन डीमन की दुनिया में जाती है उसका नाम पता करने के लिए, और आखिर उसे बातों में लगाकर वो डीमन के मुंह से ही डीमन का नाम पता कर भी लेती है, जिसके फौरन बाद शेरिन असल दुनिया में आती है और दोबारा छत से लगी योंगसो की तरफ हाथ करते हुए एग्जॉर्सिज्म उसका शुरू कर देती है। अब वो भी इस मर्तबा जब डीमन का नाम लेते हुए एग्जॉर्सिज्म कर रही थी तो डीमन गुस्से में आ जाता है और उसकी तकलीफ भी कई ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ की खिड़कियां भी तोड़ देता है और योंगसू जोर से चिल्ला देती है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि यहाँ दीवार पर लगी सारी चीजें नीचे उतर कर गिर जाती हैं और डीमन की दुनिया का एक पोर्टल भी यहाँ पर खुल जाता है, जिसके अंदर वो योंगसू को खींचने लगा था। शेरिन ने योंगसू का इस टाइम सर पकड़ रखा था और बाहू ने उस पर रस्सी बांध रखी थी उसे बचाने के लिए। शेरिन अभी भी अपने मंत्र पढ़ रही थी तो शैतान अब उनको भी तकलीफ पहुंचा रहा था। शेरिन और बाबू दोनों की आंखें काली पड़ चुकी थी। शैतान एक बार फिर उनसे कहता है कि जान बचानी है अपनी तो मेरा कहना मानो, मुझे अपना लो। पर शेरिन ठीक उसी वक्त उसका जादू तोड़कर उसी की दुनिया के पोर्टल से योंगसू को अचानक से निकाल लेती है। बाबू बिना वक्त ज़ाया किए उस पोर्टल पर एक पंच मारते हुए उसे बंद कर देता है, जिसके बाद ये दोनों भी नॉर्मल हो जाते हैं और यहाँ कुछ पल को सुकून आ जाता है। फाइनली योंगसू की भी जान उस शैतान से छूट चुकी थी। पता चलता है कि वही डीमन यानी शैतान था जिसने बाबू के ऑर्फनेज के बच्चों को भी मारा था और पहले अपना नाम लूसीफर बताकर सबको गुमराह किया था। योंगसू के ठीक होते ही बाबू का भी बदला इस तरह पूरा हो चुका था, जिसके बाद अब फाइनली अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ वक्त गुजर चुका है, बाबू अपना ऑर्फनेज खोल चुका है, जिसकी ओपनिंग के बाद वो एक ऐसी मीटिंग में जाता है जहां उसी कल के मेंबर अभी भी दोबारा शैतान को बुलाने की तैयारियां कर रहे थे, जिनके काफी सारे ग्रुप को पहले बाबू और उसकी टीम मार चुके थे। इन सब का लीडर था आर्ट बिशप, जिसे इन्हें दिखाया नहीं जाता पर मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।